और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटों की गिनती का काम अलग अलग सेंटर में गुरुवार सुबह 8 बजे शुरू होगा। पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी जैसा कि नियम है। इसके बाद ईवीएम खुलेगी। 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा। माना जा रहा है कि दोपहर तक दोनों राज्यों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीट है जो आप जानते हैं, और यहां सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की दरकार होती है, यानी 92 विधायक अगर आपके हैं, जीत गए तो आप सरकार बना सकते हैं। एग्जिट पोल में भाजपा की प्रचंड जीत का अनुमान लगाया गया है। जितने भी एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, वहीं हिमाचल में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और यहां बहुमत का जो जादुई फिगर है 35, यानी अगर आपके 35 विधायक आपके पाले में आ गए तो आप सरकार बना लेंगे। अभी यहां भारतीय जनता पार्टी की निवर्तमान सरकार है। हिमाचल चुनाव का 35 सालों का इतिहास बताता है कि यहां किसी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है, यानी एग्जिट पोल भी ये दिखा रहे हैं कि या तो भाजपा जीत सकती है या तो कांग्रेस, यानी यहां जो मुकाबला है वो बहुत कांटे का है। और हमारी रिसर्च टीम ने जो रिसर्च किया है उसके मुताबिक पिछले 35 सालों का ये रिकॉर्ड रहा है कि यहां पर किसी पार्टी ने दोबारा सरकार नहीं बनाई है। लगातार की बात हो रही है, यानी हर बार एक बार बीजेपी जीतती है, एक बार कांग्रेस जीतती है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। यही पिछले कई सालों की रवायत रही, स्थिति रही, 35 सालों का रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसे में यहां वर्तमान में तो भाजपा की सरकार है। तो कल क्या होगा, इसके लिए आपको IBC 24 के साथ लगातार जुड़े रहना है, क्योंकि हम आपको इस खबर से रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले देंगे, क्योंकि इस बात को आप भी जानते हैं कि चुनाव का मतलब IBC 24 होता है। और 2 राज्यों में चुनाव है, इस पर तो सभी की नजर है, लेकिन देश के कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसी सिलसिले में भानु प्रतापपुर में भी उपचुनाव हो रहा है। बल्कि चुनाव तो हो गया है, कल रिजल्ट आएगा। तो कौन भारी रहेगा और कौन, ये तो कल ही बताया जाएगा। लेकिन स्टार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु प्रतापपुर की क्या स्थिति है, क्या तैयारी है, चूंकि यही रात अंतिम है और यही रात भारी मुश्किल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। क्या होगा और गुजरात में क्या स्थिति है उसके लिए भी जानेंगे। गुजरात पहुंचे हुए हैं हमारे संवाददाता स्टार जैन। स्टार, जरा वहां की स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि नेता भी बहुत दिनों से कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे बढ़ा बनाया, एग्जिट पोल में कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, लेकिन अब ओरिजिनल पोल आने वाला है। देखिए, गुजरात में ये बात सामने आ रही कि बीजेपी इस बार भी सरकार बनाएगी। हालांकि जब हम अहमदाबाद स्टेशन उतरे और ट्रेन में और बाहर भी लोगों से बात की तो बहुत से ऐसा वर्ग था जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार काम किया है और काफी कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को भी मिल रही है, कांग्रेस को भी काफी सीटें मिल रही है, और कई लोगों ने ये कहा है कि मिलीजुली सरकार भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि काफी कड़ा कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिला है। हालांकि ज्यादातर लोग इस फेवर में हैं कि बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिल रहा है और बीजेपी के लोग भी यही मान रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस वक्त हम बीजेपी के प्रदेश कार्यालय जो गांधीनगर में वहां पर मौजूद है, कमलम जो बीजेपी का ऑफिस है, और यहाँ पर आपको तैयारियां बताते हैं अभी से कि पूरी तैयारी लगभग कर ली गई जश्न को लेकर। बकायदा जो केसरिया रंग है, सैफरन कलर है, उसके पंडाल बना दिए गए हैं। 2 बड़ी बड़ी LED लगाई गई है। एक बाहर पे LED आपको ये दिख रही होगी, ब्लैक स्क्रीन है, ये एक LED है। ठीक इसी तरीके से एक LED अंदर लगाई गई है जिसमें दिन भर परिणाम भी दिखाते रहेंगे बाकी प्रदेशों के दूसरे हिस्सों की, और साथ ही साथ पार्टी का ये प्रदेश का मुख्यालय है। और जैसे जैसे क्लियर मैंडेट की तरफ बीजेपी आगे बढ़ते जाएगी तो जश्न का माहौल यहाँ पर शुरू हो जाएगा और उसको लेकर भी पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। तो ये साफ है कि जिस प्रकार से हम गुजरात उतरे, अहमदाबाद में लोगों से बातचीत की, तो लोगों का यही कहना है कि विकास हुआ है और बीजेपी ने ही किया है और इसलिए बीजेपी जीतेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी देखने को मिले हैं जो इस बार कह रहे हैं कि शायद यहाँ पर मिलीजुली सरकार भी बन सकती है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
यदि सीट पर्याप्त आती है। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी को ज्यादा सीटें दिखाई जा रही है, लेकिन परिणाम अच्छा कुछ भी हो सकता है, जैसा आप कि लोग भी तो कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश दफ्तर में खड़े हुए हैं और आप लाइव तस्वीरें दिखा भी रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर बैठी है, चूंकि एग्जिट पोल में भी बढ़त उसे दिखाया गया है और उन्होंने, जाहिर सी बात है, पता भी चल जाता है, वो ये लगभग मान के बैठे कि उनकी जीत पक्की है, कम से कम उनके दफ्तर से ये लग रहा है देखकर। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताया कि आपको बड़ी बड़ी 2 LEDs लगाई गई यहाँ पर, हाँ, और अंदर बाहर फिलहाल यहाँ पर अभी शांत है, लेकिन आपको बता दूं कि पूरी तैयारियां जश्न की जो होनी है वो तैयारी की जा चुकी है, टेंट लगाए जा चुके हैं बड़े, और सुबह 7 बजे से ही पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि बीजेपी को जिस प्रकार से पिछले चुनाव में देखा गया है और इस बार के चुनाव में क्लियर मैंडेट मिलना, बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि उनको पूरी क्लियर। चलिए, ये अपना अपना आत्मविश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। ये लग रहा है कि वो गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाएगी, वो असर उनके दफ्तर में दिख भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार जैन। और जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव मतलब IBC 24 है। IBC 24 चाहे गुजरात चुनाव हो या हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या भानु प्रतापपुर का चुनाव हो, आपको हम सबसे पहले अपडेट देंगे। हर जानकारी आपको अपने न्यूज चैनल IBC 24 पर देखने को मिलेगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम गुरुवार को आने हैं। उसके पहले ही लोगों में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। IBC 24 की टीम ने ट्रेन में गुजरात के लोगों से बातचीत की, जिसमें ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि गुजरात में बीजेपी ने विकास किया है। यही वजह है कि इस बार फिर बीजेपी जीत हासिल करेगी। हमारे संवाददाता, जिससे भी मैं बात भी कर रहा था, स्टार जैन ने लोगों से बातचीत की है, वो अंश वो भाग आपको दिखाते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम गुरुवार को आएंगे, लेकिन उस परिणाम पर पूरे देश भर की नजर टिकी हुई है और यही वजह है कि IBC 24 की टीम भी गुजरात चुनाव के नतीजे जानने के लिए निकली हुई है। इस वक्त हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे गुजरात के लोग हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था और आज उनसे जानते हैं इस ट्रेन में बैठे बैठे कि क्या लगता है गुजरात के चुनाव परिणाम क्या होगा और क्या स्वरूप वो देखते हैं कि आने वाले समय के लिए क्या स्थिति बनेगी। हमारे साथ तमाम पैसेंजर्स मौजूद, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है चुनाव का नतीजा कल आएगा आपको? मेरा नाम प्रवीण जैन है, मैं गांधीधाम कच्छ से, गुजरात से हूँ। हमारे को आना चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, क्योंकि कच्छ में बहुत विकास करा मोदी जी ने, रण को सोना बना दिया था मोदी जी ने, आगे और कुछ करेंगे। हम चाहते हैं मोदी जी आवे। जी, क्या लगता है आपको चुनाव परिणाम क्या होगा, किस तरीके से देखते हैं? हमको भी यही उम्मीद है कि आना तो चाहिए मोदी जी कोई, लेकिन कोशिश तो सब करते हैं अपनी अपनी, लेकिन आएंगे मोदी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी काफी जोर आजमाइश की, विशेषकर आम आदमी पार्टी की हम देखें तो क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस का तो कुछ नहीं समझ में आता। आम आदमी पार्टी जो है ना, सब फ्री में देंगे, फ्री में देंगे, फ्री में देंगे, लाइट फ्री में, मिट्टी तेल फ्री में, सब कुछ फ्री में बांटने वाले हैं। लेकिन गुजरात की जो जनता है ना, वो फ्री लेने वाली नहीं है। गुजरात चुनाव को लेकर हम, ये यात्री हैं, हम भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में और उनसे बात की है, जो कि गुजरात के रहने वाले, अलग अलग, कोई अहमदाबाद के, कोई गांधीनगर के हैं, कोई कच्छ के रहने वाले हैं। और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि पिछले कई सालों में बीजेपी ने यहाँ पे गुजरात में काफी कुछ विकास किया है और यही वजह है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी बीजेपी सरकार बनाएगी। हालांकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी उलटफेर कर सकती है, लेकिन क्लीन मेजोरिटी बीजेपी को मिलेगी और सरकार बीजेपी की बनेगी। यहाँ कैमरामैन लखन शर्मा के साथ स्टार जैन, IBC 24, अहमदाबाद। तो आगे बढ़ेंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का कल रिजल्ट आएगा। पिछले 4 उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस यहां उत्साहित है और इस चुनाव में भी जीत का दावा कर रही है कांग्रेस। वहीं बीजेपी ने भी उपचुनाव में जीत की हुकार भरी है। बस कुछ घंटों का इंतजार, गुरुवार सुबह आएंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले छिड़ी जुबानी जंग। कांग्रेस ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ने का किया दावा, बीजेपी ने भी जीत की भरी हुंकार। नतीजों से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग काफी तेज है। कांग्रेस ने इस चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि भानु प्रतापपुर में कांग्रेस जीत का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। साथ ही कहा कि बीजेपी ने जो काम 15 साल में नहीं किया, कांग्रेस ने कम वक्त में उसे कर दिखाया है। पिछला रिकॉर्ड तो टूटेगा, जो 26,000 था ना, उससे क्रॉस करेंगे, उसी के आसपास रहेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं।
बीच में कुछ लोग डिस्टर्ब कर दिए, नहीं तो एक तरफा था। भूपेश बघेल बस्तर में जितना काम 15 साल में रमन सिंह नहीं किया वो काम करके दिखाया, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगा। इधर बीजेपी भी उपचुनाव में जीत के दावे दोहरा रही है, वहीं कांग्रेस पर धांधली के आरोप लगाए हैं। भाजपा की जीत सुनिश्चित है। अगर इन्होंने जिस प्रकार की हरकतें की हैं, गड़बड़ की है, तो जनता ने तो हमको जिता दिया है। अगर शासन प्रशासन के माध्यम से कुछ गड़बड़ करेंगे तो बात अलग हो सकती है। वैसे इस उपचुनाव के नतीजों से न सरकार न विपक्ष की सेहत पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन चुका है। दिल्ली नगर निकाय यानी एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है और आम आदमी पार्टी के 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं एमसीडी की सत्ता पर पिछले 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने इस बार अविश्वास जताया है। तो वहीं कांग्रेस के लिए नतीजे जो आए हैं वो सिर्फ 9 सीटों तक आए हैं, यानी 9 पार्षद ही उनके जीते हैं। तो वहीं निर्दलीयों ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। इस जीत से गदगद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली के बेटे अपने भाई को दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार दूर करने और पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। इतने प्यार और विश्वास दिया है, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे को कायम रखूंगा। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और वो जश्न में डूबे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि दिल्ली में एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोट डाले गए थे, जिसमें 50.48% मतदान दर्ज किया गया था। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं और इस चुनाव में 1349 उम्मीदवार मैदान में थे और पिछले 15 साल से अगर देखा जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी जीत गई। कैंडिडेट्स जीते हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से काफी ज्यादा है, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो वो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी। वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। बैतूल जिले का अपडेट क्या है? मांडवी गांव में बोरवेल में गिरे 8 साल के मासूम तन्मय का रेस्क्यू चल रहा है। असल में बोरवेल और सुरंग के लिए खोदे जा रहे गड्ढे में पानी आने के कारण जो एक्सपर्ट टीम ने रेस्क्यू का काम रोक दिया था, अब रणनीति में फिर से बदलाव किया गया है। अब पानी निकासी के साथ सुरंग खोदने का काम किया जाएगा। एडीएम एस जायसवाल ने यह बताया है IBC 24 को कि अभी करीब 10 फीट और खुदाई होगी। किसी भी कीमत पर रेस्क्यू को नहीं रोका जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया, उन्होंने देर रात तक रेस्क्यू जारी रखने की उम्मीद जताई है। और आप सभी मध्य प्रदेश वासी और छत्तीसगढ़ वासी, मैं जानता हूं कि आप तन्मय के लिए दुआएं कर रहे हैं, और जैसे राहुल बाहर निकला था सुरक्षित, वैसे तन्मय भी बाहर सुरक्षित निकलेगा, यही हम सब दुआ कर रहे हैं।
मासूम तन्मय को बचाने के लिए एक बार फिर प्रशासनिक कवायद तेज हो चुकी है और रेस्क्यू ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि रेस्क्यू अब शुरू कर दिया गया है। तमाम अधिकारी फिर से पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार से कुछ देर के लिए पानी जिसने एक अवरोध पैदा कर दिया था उसे भी अब सुलझा लिया गया है। निर्णय लिया गया है कि जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी उसकी निकासी होगी, लेकिन काम नहीं रोका जाएगा। और इसलिए हम देख सकते हैं कि एक बार फिर तमाम मशीनें अपने कामों में जुट गई हैं। और इतना ही नहीं, कलेक्टर से लेकर एडिशनल एसपी और एडीएम तमाम जो हैं प्रशासनिक अधिकारी अपनी अपनी टीमों के साथ मौके पर मौजूद हैं और टेक्निकल टीम से बातचीत करने के बाद अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ बैतूल एसडीएम सर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, अब क्या पोजीशन है और क्या निर्णय लिया गया? देखिए, खुदाई का काम जो है वो सतत रूप से जारी है। कल शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे से काम स्टार्ट हो गया था, रात भर काम चला है। अभी भी जो भी नई नई दिक्कतें आ रही हैं उनको सुलझाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। सर, 45 फीट की बताया जा रहा है कि बच्चा 45 फीट पे है, तो क्या अब 45 फीट तक की खुदाई की जाएगी या अब वर्टिकल खुदाई सुरंग के लिए शुरू? नहीं, अभी टाइम है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पर कि पत्थर बहुत निकल रहे हैं और पत्थर से अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ब्रेकर 2 मंगाए गए हैं। एक छोटा ब्रेकर, एक बड़ा भी है, और वो तोड़ते जा रहे हैं पत्थर को और फिर उसको उससे जो तोड़ने जो पत्थर जो सामग्री निकल रही है उसको बाहर फेंका जा रहा है और उसके बाद फिर काम हो पाएगा। तो इस कारण से थोड़ा समय हमारा प्रभावित हो रहा है। सर, पानी को लेकर क्या अब रणनीति तैयार की गई है कि पानी के साथ साथ या पानी की निकासी करते हुए? देखिए, पानी अगर निकलता है तो उसको तैयारी है। वो पानी के लिए हम लोग ने मोटर, पाइप सब व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है और पानी खींच के बाहर निकाल लेंगे उसको। तो वो कोई अभी फ़िलहाल पानी चैलेंज नहीं है। अभी तो पत्थर बहुत निकलते जा रहे हैं, वो उसको निकाला जा रहा है। सर, अंतिम प्रश्न की लगभग कितने बजे तक का एक टारगेट आप लोगों ने फिक्स किया है कि ये काम इतने बजे तक कर लेना है? देखिए, हम लोग तो कल से लगे हुए, रात भर काम चला है। पूरी टीम, एसडीआरएफ की टीम, होमगार्ड की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सभी जो संबंधित जो विभाग है सब मिलके काम कर रहे हैं। और चूँकि पत्थर निकलते जा रहे हैं, शुरू में मिट्टी निकली थी तो उससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। अभी भी पत्थर तोड़ने के कारण, पत्थर बाहर निकालने के कारण थोड़ा समय लग रहा है, पर हम जल्दी बच्चे तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही बच्चे तक पहुँच जाएंगे। काम फिर से एक बार रफ्तार पकड़ चुका है। रेस्क्यू के लिए जो टीम अभी फिलहाल विश्राम की मुद्रा में आ गई थी वो फिर सावधान की मुद्रा में है। और इतना ही नहीं, बल्कि पानी जिस प्रकार से एक बड़ा चैलेंज उभर कर आया था उसका भी निदान कर लिया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। यानी तन्मय को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। नजर रहेगी लगातार हमारी इस पर। इधर इंदौर के शासकीय नवीन लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में लेखिका डॉक्टर फरहत खान की एक और विवादित किताब मिली है। महिलाएं और आपराधिक विषय पर लिखी इस किताब में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र और विवादित बातें लिखी गई हैं। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में एक और कट्टरता की किताब मिली है। इस किताब की लेखिका भी डॉक्टर फरहत खान है। महिलाएं एवं आपराधिक विधि विषय की इस किताब में हिंदू महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है और भ्रूण हत्या के लिए ब्राह्मण, राजपूत और गुर्जर समाज को दोषी ठहराया गया है। महाभारत को लेकर भी किताब में अपशब्द लिखे गए हैं। कॉलेज के लिए 2018 में इस किताब को खरीदा गया था। छात्रों का आरोप है कि लॉ कॉलेज में इस तरह की और भी किताबें हैं। हिंदू इतिहास को गलत बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े जो हमारे देवी देवता हैं उन पर भी टिप्पणी की, इस लेखक पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के फरार होने के बाद लगातार टीमें भी उसमें सक्रिय हैं। पुलिस की टीमें तलाश कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी आरोपी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। मामले में अब सियासत भी चरम पर है। राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि सिद्धांतों के तहत इस किताब का विरोध करते हैं, लेकिन यह भी सही नहीं है कि प्रदेश सरकार पुलिस के सहारे अपने एजेंडे को पूरा करने लगी। और विवेक तनखा जी, आप किसका एजेंडा बढ़ा रहे हो? ये बातें जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म पर आस्था रखने वालों के विरुद्ध लिखी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, तो आप इसका समर्थन करते हैं क्या? और इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का इस्तीफा होना चाहिए। विवादित किताबें एक के बाद एक मिल रही हैं, इस तरह की विसंगतियां आ रही हैं, वहाँ नफरतबाजी का एजेंडा दिख रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है?
लॉ कॉलेज में मिली नई विवादित किताब के बाद कॉलेज के छात्र जिस तरह सबूत पेश कर रहे हैं उस पर सियासी एंगल भी तलाशे जाने लगे हैं। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। तो विवाद बढ़ गया है कि आखिर किताब लाइब्रेरी में किसने मंगाई और कैसे आई। इधर रायपुर में पंडरी बस स्टैंड को भाटा गांव में 50 करोड़ की लागत से बने इंटरस्टेट बस टर्मिनल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहां भी बस संचालकों की मनमानी के कारण भारी अव्यवस्था बन रही है। बस संचालक अवैध रूप से सड़क और ISBT के गेट पर टेबल लगाकर ग्राहकों को बरगला रहे हैं, ऊंचे दाम पर टिकट बेचकर ठग रहे हैं। इस अवैध कारोबार का विवाद इतना बढ़ गया है कि बस संचालकों ने गेट पर ही टिकट काउंटर शुरू कर दिया है। मारपीट और चक्का जाम की स्थिति बन गई। चौंकाने वाली बात यह है कि निगम के अधिकारी इस मामले में कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनके पास जवाब नहीं है, और सवाल यही है कि इनके पास जवाब है क्यों नहीं। पार्किंग ठेकेदार द्वारा लगातार यहाँ पे सभी एजेंटों को परेशान किया जा रहा है, चलने फिरने वालों को परेशान किया जा रहा है, जबकि 20 से 25 मिनट का लेकर 5 रुपये का यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था की गई है, वहाँ पे घुसते साथ ही 10 रुपये मांगा जा रहा है। ये बहुत ही एकदम दयनीय स्थिति यहाँ पे व्यवस्था की गई है। निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गई है। यहाँ पे निगम का जोन क्रमांक 6 यहाँ पर है। जो लोग आते हैं यहाँ पे निगम जाने के लिए, उनको भी इतनी तकलीफ होती है कि अगर वो निगम जा रहे तो उनसे भी वसूली की जाती है। अगर जब हमारे पास सवारी नहीं आएगी, लोगों की रोजगार भी नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से 40,000 रुपये निगम को देंगे और किस हिसाब से अपनी दुकानदारी या रोजी रोटी चलाएंगे। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।